नमस्कार साथियों, मैं सुखवाल सर एक बार पुणे आपका सभी साथियों का, जो भी मेरे भाई बहन हैं सभी का उदयपुर के सृजी स्टडी सेंटर पर भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत कर रहा हूं। बिल्कुल आपको अच्छे से पता है कि उदयपुर का सृजी स्टडी सेंटर पर बिल्कुल शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का निरंतर दौर चलायमान है। उसी क्रम में आज हम मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 22 में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थी उनके लिए क्या है, उपयोगी होगी। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी 22 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ये आपके मोबाइल की स्क्रीन पे एक शब्द दिया गया है। यहां पर अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत से सभी जाना जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन की प्रकृति में जाओगे तो उत्तर तक पहुंच जाओगे। तो देखिएगा, बात हो रही है अल्बर्ट बांडुरा को लेकर। इसका मतलब अल्बर्ट बांडुरा ने जो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है, उसके द्वारा दिया गया सिद्धांत सभी जाना जाता है। क्या अंतर्दृष्टि अधिगम के सिद्धांत से उसको पहचान मिली, क्या चिन्ह अधिगम के सिद्धांत से उसको पहचान मिली, या मौखिक अधिगम के सिद्धांत से उसको पहचान मिली, या अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत से उसको पहचान मिली है। तो अल्बर्ट बांडुरा ने जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का संबंध इन चार विकल्प में से किस विकल्प से है, ये क्वेश्चन है। देखिएगा, अंतर्दृष्टि सिद्धांत की भी बात करते तो ये विकल्प क्या हो रहा आपका, गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है साथियों, क्योंकि अंतर्दृष्टि सूझ का जो सिद्धांत है वो कोहलर का है, बांडुरा का नहीं है। ये किसका सिद्धांत है, कोहलर के द्वारा दिया गया, इसलिए ये विकल्प क्या हो रहा है, गलत हो रहा। दूसरा, चिन्ह का जो सिद्धांत है, यदि उत्तर ये देते हो तो ये बिल्कुल 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 क्या हो रहा है, गलत हो रहा। क्यों, चिन्ह का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था साथियों टोलमैन ने दिया था। किसने दिया था, टोलमैन ने दिया था। कब दिया था ये सिद्धांत, 1932 में दिया था। इस चिन्ह के सिद्धांत को संकेत या प्रतीक का सिद्धांत भी कहते हैं। फिर यदि आप उत्तर देते हो मौखिक अधिगम, तो ये भी गलत है। वार्तालाप को लेकर किसी भी व्यक्ति ने किसी भी अधिगम के सिद्धांतों का उल्लेख नहीं किया है। तो आपके विकल्प क्या बचा, विकल्प जो बचा है वो है आपका अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, अल्बर्ट बांडुरा का जो सिद्धांत था वो कौन सा हो गया, अवलोकनात्मक या अवलोकन पर आधारित। क्योंकि सामाजिक अधिगम को लेकर बहुत ही इस व्यक्ति ने काफी जबरदस्त कार्य किया था। और ये जो अल्बर्ट बांडुरा है, ये है तो ऐसे व्यवहारवादियों में, लेकिन इस अल्बर्ट बांडुरा ने एक किताब भी लिखी थी। उस किताब का नाम था संज्ञानात्मकता को लेकर एक पुस्तक लिखी, वो काफी लोकप्रिय थी। उस पुस्तक के नाम की यदि मैं बात कर रहा हूं तो देखिएगा, उस पुस्तक का नाम क्या था, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की रूपरेखा। क्या नाम था, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की रूपरेखा। जो पुस्तक थी वो किसके द्वारा लिखी गई, बांडुरा के द्वारा लिखी गई। और इस बांडुरा ने अपने प्रयोग के लिए, यदि देखा जाए, बांडुरा ने अपने प्रयोग के लिए एक तो बेबी डॉल को रखा था और जीवित जोकरों पर प्रयोग किए थे। अब यह बात पूछा जा रहा है कि यह अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया गया अधिगम का सिद्धांत से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, अवलोकन पर आधारित अधिगम के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि बांडुरा ने चार तत्वों को विशेष महत्व दिया। बांडुरा ने कितने तत्वों को महत्व दिया था, बांडुरा ने चार तत्व को विशेष महत्व दिया था। उसी में से एक तत्व कौन सा है, यह अवलोकन या अनुकरण है। सबसे पहले यदि आप देखते हो तो आप किसी चीज का क्या करते हो, प्रत्यक्षीकरण करते हो। क्या करते हो, प्रत्यक्षीकरण करते हो। और उसके बाद प्रत्यक्षीकरण करने के बाद आप ध्यानपूर्वक उसको क्या करते हो, ग्रहण करते हो। तो प्रत्यक्षीकरण या अवधान भी बोल सकते हैं। उसके बाद आप क्या करते हो,
उसको याद रखते हो स्मरण में, और उसके बाद उसको क्या करते हो, वापिस आप क्या करते हो, प्रस्तुतिकरण करते हो तीसरे नंबर पर। और चौथे नंबर पर आपको क्या मिलती है, प्रतिपुष्टि मिलती है। तो ये चार तत्व बताए, प्रत्यक्षीकरण या अवलोकन, दूसरा तत्व है धारण करना या स्मरण रखना, तीसरा है प्रस्तुतिकरण, और चौथा है प्रतिपुष्टि। तो इसी में से एक शब्द इसने पूछ लिया अवलोकन को लेकर, इसलिए इसका संबंध किससे है, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का संबंध का जो तत्व है वो बांदुरा पर आधारित है। इस वजह से ये डी विकल्प क्या हुआ, आखिर बिल्कुल सही माना गया। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही जबरदस्त है। एक शब्द दिया गया, स्वर्ण में विकृति की माप की जाती है, यानी कि सुनने में, स्वर्ण यानी सुनने में किसी को कोई विकार है, तो आखिर उसका मापन किस यंत्र से होता है? क्या डेसिबल के माध्यम से मापते हो, या वाट के माध्यम से मापते हो, या पौंड के माध्यम से मापते हो, या सभी? सीधा सीधा आंसर है इसका कि सुनने में जिसको दिक्कत है या सुनने में जिसमें विकार आ रहा है, तो उसको डेसिबल के माध्यम से मापा जाता है। वाट जो शक्ति का प्रतीक है, पौंड जो नवजात, जो शिशु के भार, शिशु का भार जो होता है, शिशु का भार है, ये पौंड के अंदर मापा जाता है। तो सभी विकल्प होगा नहीं, पौंड होगा नहीं, वाट होगा नहीं, आंसर क्या होगा, डेसिबल। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। जबरदस्त क्वेश्चन थर्ड, छात्रों में चोरी की आदत को कम किया जा सकता है। मान लेते हैं किसी विद्यार्थी में चोरी करने की आदत है उसमें, तो उसकी चोरी की आदत को कैसे कम करोगे? नंबर 1, क्या उसे पारितोषिक दोगे, इनाम दोगे? ये बहुत बढ़िया है, चोरी करना, इनाम मिलेगा क्या? इनाम नहीं दोगे उसे, इसका मतलब चोरी की आदत में पारितोषिक देकर आप उस चीज को कम नहीं कर सकते हैं। यदि आप उसे सजा दोगे तो हो सकता है उसमें बदले की भावना भी आ जाए, तो यह भी विकल्प होगा नहीं। तो आपको पता हो गया होगा विकल्प कौन सा है। देखिएगा, उदाहरण आप प्रस्तुत करोगे कि चोरी करना गलत है। यदि ये वस्तु आपके पास है और इसको कोई चुरा ले तो आपको कितनी तकलीफ होगी। तो उसी तरह आप किसी दूसरे व्यक्ति की वस्तु चुराते हो तो उसको भी क्या होती, तकलीफ होती। तो ऐसे उदाहरण आप प्रस्तुत करोगे, ईमानदारी का रोल मॉडल आप प्रस्तुत करोगे, तो हो सकता है जो चोरी करने की आदत है वो क्या हो, दूर हो सकती है। तो उदाहरण देकर, तो सी विकल्प क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, सभी होगा नहीं। यह व्यवहार पर आधारित है, अप्लाइड क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, इसकी प्रकृति को समझोगे तो ही क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर आप दे सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त व्यूह रचना है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने कि एक प्रतिभाशाली कोई अधिगम करता है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त व्यूह रचना कौन सी हो सकती है। देखिएगा, प्रतिभाशाली बालक को त्वरण की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। प्रतिभाशाली बालक को संवर्धन की भी आवश्यकता होती है क्योंकि वो आगे की ओर बढ़ना चाहता है। प्रतिभाशाली बालक को विशिष्ट समूह की भी क्या आवश्यकता होती है। तो आप सोचिएगा कौन सा कूट तीनों में है। देखिएगा, पहला ए और बे हो गया, तो दो नहीं, तीनों ही विकल्प क्या है, सही, इसलिए ए और बे होगा नहीं। बे और बे से की यदि आप बात करते हो तो ये भी होगा नहीं। यदि आप ए बे से तीनों की बात करते हो तो ये विकल्प क्या होगा, सही होगा, और से और ए भी क्या है, गलत होगा। क्योंकि प्रतिभाशाली बालक को लेकर चर्चा हो रही है, प्रतिभाशाली बालक को लेकर चर्चा हो रही है। और प्रतिभाशाली बालक कौन से हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है साथियों, बुद्धि लब्धि जो होती है वो कितनी होती है,
140 से अधिक, 140 से क्या है, अधिक है। अब यहां बात हो रही है ऐसे प्रतिभाशाली बालकों को यदि सिखाना है तो उसके लिए कौन सी व्यूह रचना होगी। तो पहली व्यूह रचना होगी त्वरण पर आधारित, क्योंकि त्वरण का संबंध प्रतिभाशाली से रहता है। फिर व्यूह रचना होगी संवर्धित होकर उसके सिखाने का प्रयास किया जाएगा। और तीसरी व्यूह रचना होगी विशिष्ट समूह में रहकर उसे सिखाने का क्या करोगे, प्रयास करोगे। जो तीन ही तत्व आपके सामने है तो तीनों विकल्प वाला ही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यही प्रतिभाशाली किसी भी बालक के लिए क्या व्यूह रचना हो सकती है, शिक्षण युक्तियां हो सकती है, तरीका हो सकता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही जबरदस्त है। एक शब्द दिया गया, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया। शब्द क्या है, निःशक्त। तो निःशक्त जो बालक या बालिकाएं हैं उन बच्चों को यदि आप कुछ भी सिखाना चाह रहे हो तो ऐसे बालकों को कैसे, कौन सी शिक्षा के माध्यम से सिखाओगे। क्या उन्हें समावेशी शिक्षा के द्वारा सिखाओगे, या शिक्षा की मुख्य धारा में डालकर सिखाओगे, या समाकलन के द्वारा सिखाओगे, या उपयुक्त सभी विकल्प सत्य है। देखिएगा हम बात कर रहे हैं निःशक्त बालक की बात कर रहे हैं। कौन से बालक की, निःशक्त बालक की बात कर रहे हैं, और हो सकता बालिका भी है इसमें। तो ऐसे बालकों को एक बात बताइएगा, कोई विकलांग बालक है तो उस बालक को क्या मुख्य धारा में डालकर, मुख्य धारा में तो वैसे ही जुड़ा हुआ है तो ये तो विकल्प है नहीं। क्या उनको अलग से पढ़ाओगे, अलग से पढ़ाओगे तो इसमें हीन भावना आ जाएगी, तो इसका मतलब सभी तो होगा ही नहीं। उसे कैसे सिखाओगे, समावेशी शिक्षा के द्वारा सिखाओगे, सबके साथ रहकर उसे सिखाओगे। उसे किसी भी तरह का उससे आप यह नहीं कह सकते कि आप में योग्यता नहीं, आप में यह विकार है। तो सबको समान रूप से सिखाना, जिसमें लिंग भेद के आधार पर, जाति के आधार पर, किसी विकार के आधार पर उसे शिक्षा से वंचित नहीं होता है या नहीं किया जा सकता, वो कौन सी होती, समावेशी शिक्षा होती है। तो निःशक्त बालकों का संबंध उनको सिखाने के लिए कौन सा है, समावेशित शिक्षा का क्या करोगे, इसके माध्यम से सिखाने का प्रयास करोगे। तो पहला विकल्प क्या हो गया साथियों, सही हो गया। क्यों सही हुआ, सारे कारण और तथ्य प्रस्तुत किए हैं आपने और मैंने, दोनों ने मिलकर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो साथियों, दोबारा कह रहा हूं, यह शिक्षा मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी जो सिकवाल सर मेरे द्वारा एक तरह से उदयपुर के सिरजी स्टडी जो सेंटर है उस पर यह उपलब्ध है, निःशुल्क है। तो बिल्कुल आप अपने ज्ञान को परखिएगा, सोचेगा अब तक आपके कितने उत्तर सही हो रहे या नहीं हो रहे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्तियों की विशेषता नहीं है। तो देखिएगा यह क्वेश्चन आपके अभिवृत्ति से पूछा गया है, और अभिवृत्ति का एक नाम क्या है, इसको मनोवृत्ति भी कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, ये अभिवृत्ति या मनोवृत्ति संपत्ति से सवाल आया हुआ है, और यह पूछा जा रहा है कि आखिर मनोवृत्ति की कौन सी विशेषता नहीं है। तो पहले तो इस चीज को समझिएगा, मनोवृत्ति एक क्या है, एक सामाजिक संपत्ति है। कौन सा प्रत्य है, सामाजिक संपत्ति होता है, या सामाजिक प्रत्यय भी कह सकते हैं, इसको संपत्ति भी कह सकते हैं या प्रत्यय भी कहा जा सकता है। तो अब ये सोचेगा, मनोवृत्ति एक तरह से क्या होती है, धारणा होती है। व्यक्ति की क्या होती है साथियों, धारणा होती है। एक बात बताइए, क्या धारणा परिवर्तनशील नहीं होती। मान लेते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं बिल्कुल व्यवहारिक जिंदगी पर आधारित, मान लेते हैं आपका कोई पक्का दोस्त है, हालांकि दोस्त होता नहीं है तो कर्मों के दोष होते हैं। मान लेते हैं आपका कोई पक्का दोस्त है, और वो दोस्त
आपकी हर बार हेल्प करता है, लेकिन कभी हेल्प नहीं कर पाता, तो आपका उस दोस्त के प्रति रवैया क्या हो जाता है? चेंज। या तो वो तो स्वार्थी। इसका मतलब 100 बार कोई व्यक्ति आपके काम आया और 2 बार नहीं आया, तो उसके प्रति आप अपना रवैया जो चेंज करते हो, जो धारणा चेंज करते हो, वही क्या कहलाती? मनोवृत्ति कहलाती है। इसका मतलब धारणा क्या है? मनोवृत्ति। तो देखिए इसमें से आखिर अभिवृत्ति या मनोवृत्ति की कौन सी विशेषता नहीं है, यह पूछा जा रहा है। विशेषता कौन सी नहीं है? तो देखिएगा, अभिवृत्ति अर्जित होती है, बिल्कुल अर्जित होगी, क्योंकि आपकी पहले उसके प्रति धारणा अलग थी, बाद में उसका अर्जन करके धारणा अलग कर ली। सोचिएगा, एक समय था जब कोई नया अधिकारी आता तो आप क्या कहते हो? नहीं, पहले वाला अच्छा था। फिर समय के साथ आप उसके रवैये में चेंज देखते हो, तो आप क्या कहते हो? वो ये पहले वाले से भी अच्छा है। इसका मतलब उसका आपने क्या किया? उसके प्रति धारणा का क्या किया? अर्जन किया। तो पहला विकल्प क्या हो गया? ये तो विशेषता है। यह क्या पूछ रहा है? कौन सी विशेषता नहीं है? तो जन्मजात नहीं होती, ये केवल क्या अर्जित है। यदि जन्मजात होती, पहले से ही आप जन्म से ही किसी के प्रति आप कैसी भावना रख सकते हो? क्योंकि जन्मजात जो होती है वो आपकी रुचि हो सकती है। रुचि क्या हो सकती है? जन्मजात भी हो सकती है, रुचि अर्जित भी हो सकती है। आदत कई बार जन्मजात भी होती है और आदत का आप अर्जन भी कर सकते हो, तो बिल्कुल। लेकिन मनोवृत्ति केवल अर्जित है, इसका मतलब नहीं है। तो यह विकल्प क्या हो रहा है? सही हो रहा है। अभिवृत्ति धारणा, ये तो पहले बता दिया, इसका मतलब यह भी नहीं होगा। अभिवृत्ति का संबंध किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से होता है, तो बिल्कुल उससे संबंधित है। जो विशेषता नहीं है वो विकल्प कौन सा हो गया? बी विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। तो ये विशेषताओं से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या है? 7 क्या कहता है? देखिएगा और उत्तर तक पहुंचिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन नहीं है? बात किसको लेकर हो रही है? निर्देशन को लेकर हो रही है। एक चीज समझिएगा, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। शब्द क्या है? निर्देशन। निर्देशन का अर्थ क्या है? दिशा, या हम कह सकते हैं सलाह देना, दिशा देना, या फिर परामर्श देना भी कह सकते हैं। अब यहां क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा दिशा निर्देशन नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? नहीं है। देखिएगा, सांकेतिक भाषा या संकेत कि रोड को क्रॉस कब करना है, संकेत दिया हुआ है। ये रास्ता इधर जाएगा, संकेत दिया है। इसका मतलब, संकेत का मतलब क्या है? निर्देशन है। तो ये तो विकल्प है, इस वजह से ये होगा नहीं उत्तर। इंगित का मतलब ही क्या? संकेत है, यहां जाना या नहीं जाना, इंगित करना। यह भी विकल्प नहीं होगा। पथ प्रदर्शन, ये भी क्या कर रहा है? दिशा निर्देश दे रहा है, परामर्श दे रहा है, तो यह भी नहीं होगा। तो कौन सा निर्देश नहीं है? तो बिल्कुल समस्या समाधान निर्देश नहीं होता है। समस्या समाधान तो एक अधिगम है, एक प्रोजेक्ट है, आपको दे दिया जाता है और फिर आप उसको हल करते हो। तो बिल्कुल इसको हल करने में किसका योगदान रहता है? बुद्धि के माध्यम से हल करते हो। तो आप समझ गए होंगे आखिर कौन सा विकल्प नहीं है। तो समस्या समाधान विकल्प ये नहीं होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा। बुद्धि का स्वरूप बिजली के समान है, ये किसने कहा? ऐसा कौन शख्स था जिसका यह कहना था बुद्धि जो होती है वो बिजली के समान होती है, जिसका मापन तो किया जा सकता है, लेकिन साथियों बुद्धि को
परिभाषित नहीं किया जा सकता, ये कथन किसका है? देखिएगा, हर विकल्प पर चर्चा करेंगे। पेन फिर चेंज करते। बीने ने क्या कहा? बीने ने क्या कथन कहा? बीने कहता है बुद्धि चार शब्दों से मिलकर बनी है। बीने के अनुसार क्या है? बीने के अनुसार बुद्धि चार शब्दों से मिलकर है, मिलकर बनी है। वो चार शब्द कौन कौन से हैं? पहला शब्द इसने दिया ज्ञान, दूसरा आविष्कार, तीसरा निर्देश और चौथा आलोचना। ये चार शब्द दिए हैं साथी। इन चार शब्दों से बुद्धि मिलकर बनी है, ये बात तो बीने कहता है। क्या ये ऊपर बिजली वाली बात कह रहा है? नहीं कह रहा। तो ये विकल्प क्या हो गया? गलत। फिर यदि आप मानते हो कि केटल ने कहा होगा, तो ये कथन भी केटल का नहीं है। केटल ने क्या कहा? बुद्धि मानसिक परीक्षण है। तो मानसिक परीक्षण शब्द किसने दिया था? मानसिक परीक्षण शब्द केटल ने दिया था। कब दिया था? 1890 में दिया था। तो ये विकल्प भी होगा नहीं। यदि आप साइमन को मानते हैं तो ये भी नहीं है। ये तो बीने के साथ मिलकर प्रथम मानसिक परीक्षण बनाया था। मानसिक परीक्षण कब बनाया था? पहला मानसिक परीक्षण बनाया था 1905 में। तो आपके सामने विकल्प केवल क्या बचा? जेनसन ही वो व्यक्ति है जिसने ये कहा था। क्या कहा था जेनसन ने? कि बुद्धि बिजली के समान है जिसका मापन तो किया जा सकता है साथियों, लेकिन बुद्धि को परिभाषित नहीं किया जा सकता। इस कथन के प्रतिपादक जो है वो कौन है? जेनसन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट है। पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछा भी गया है और भविष्य में पूछा भी जा सकता है संभवतया। रुचि एवं पसंद का संबंध, दोनों शब्द जबरदस्त आया है। रुचि यानी इंटरेस्ट, पसंद यानी आपकी चाहत। इन दोनों का संबंध है। क्या इसका संबंध आंतरिक अभिप्रेरणा से है साथियों? क्या इसका संबंध बाह्य अभिप्रेरणा से है? क्या इसका संबंध व्यावहारिक अभिप्रेरणा से है या सभी से? देखिएगा, यह क्वेश्चन अभिप्रेरणा के प्रकार से पूछा हुआ। ये किससे पूछा गया? अभिप्रेरणा के प्रकार से पूछा गया। अभिप्रेरणा के प्रकार दो हैं। एक तो क्या है साथियों? आंतरिक है और एक क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा है। एक क्या है? आंतरिक और एक दूसरी क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा। तो इन्हीं में से यह सवाल पूछा हुआ है। क्या पूछा गया? पहले तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं की इच्छा शक्ति से करता है और उस कार्य को करने पर उसे आनंद की प्राप्ति होती है। तो एक बात बताइए, अपनी स्वयं की इच्छा शक्ति कब आती है? जब रुचि है। तो बिल्कुल आप उत्तर तक पहुंच गए होंगे। रुचि का संबंध। इसके अलावा आप किसी कार्य को कब करते हो? जो कार्य आपको पसंद है। तो इसका मतलब रुचि और पसंद, ये दोनों कौन सी प्रेरणा है? आंतरिक अभिप्रेरणा। इस कार्य को कब करते हो? आपको आवश्यकता महसूस होती है। इसका मतलब आवश्यकता का संबंध भी किससे? आंतरिक अभिप्रेरणा से। इसके अलावा आपको जब भूख लगती है तभी आप क्या करते हो? खाना खाना चाहते हो। तो चालक का संबंध भी किससे? आंतरिक अभिप्रेरणा से। इसके अलावा उद्दीपक का संबंध भी किससे है? आंतरिक अभिप्रेरणा से। कोई भी उद्दीपक आपको कब प्रभावित करता है? जब आपको आवश्यकता होती है, आपको रुचि होती है उसमें।
बाह्य अभिप्रेरणा में कि यदि अपन बात करें तो आप किसी कार्य को कब करते हो, कोई आपको आलोचना नहीं करे, इसके अलावा किसी से को पीछे रखना है, प्रतिस्पर्धा के समय वो काम करते हो, दूसरों को दिखाना है, या फिर मैं यूं कहूं पुरस्कार प्राप्त करने के लिए भी आप क्या करते हो, काम करते हो। तो आलोचना, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार, प्रतियोगिता, ये सारी की सारी क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा है। तो आप उत्तर तक पहुंच गए होंगे। रुचि क्या है, एक तरह से आंतरिक अभिप्रेरणा है। तो बाह्य अभिप्रेरणा है नहीं, व्यवहारिक नाम से कोई अभिप्रेरणा ही नहीं होती तो ये विकल्प होगा ही नहीं, सभी भी नहीं होगा। तो आंसर आपके सामने क्या होगा साथियों, आखिर रुचि और पसंद का जो संबंध होता है वो केवल आंतरिक अभिप्रेरणा से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। तो देखिएगा जन्मजात प्रेरक क्या होता है, पहले तो ये सोचिए जन्मजात अभिप्रेरक होते क्या है। हालांकि ये अभिप्रेरकों के वर्गीकरण से सवाल पूछा हुआ है। अभिप्रेरकों का वर्गीकरण 3 व्यक्तियों ने दिया था, इब्राहिम मैस्लो ने, इसके अलावा गेरट ने, और एक और यदि मैं बात करूं तो थॉमसन ने भी अभिप्रेरकों का वर्गीकरण किया। पहले तो यह समझिएगा जन्मजात अभिप्रेरक क्या होते हैं। जन्मजात अभिप्रेरक वे हैं जो जन्म से प्राप्त है, जन्म से क्या है, प्राप्त है। और यह वर्गीकरण किसने किया था, यह इब्राहिम मैस्लो ने किया था। किसने किया साथियों, इब्राहिम मैस्लो ने यह वर्गीकरण किया था, जन्मजात और अर्जित। इसने 2 प्रकार के प्रेरक बताई, एक तो क्या है जन्मजात बताया और दूसरा क्या बताया, अर्जित बताया। अब मैंने आपको बता दिया कि जन्म से जो प्राप्त होते हैं, देखिएगा हर व्यक्ति को जन्म से क्या, हर व्यक्ति को जैविक आवश्यकता होती है, जैसे भूख लगना हर व्यक्ति को जन्म से है। ऐसा कोई है क्या कि जिसको भूख ही नहीं लगती। छोटे थे तब भी आपको क्या लगती है, भूख, और आज भी लगती है। तो जन्मजात क्या है, एक तो भूख लगने पर आप क्या करते हो, कुछ खाने के लिए आप क्या करोगे, प्रेरित होगे, रसोई घर में जाओगे, और बहुत छोटे होते रोने लग जाओगे। तो कहने का मतलब ये आपको कार्य करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित। तो भूख लगना, दूसरा प्यास लगना, काम, निंद्रा और विश्राम, ये सारे के सारे क्या है, जन्मजात प्रेरक है। तो देखिए इसमें कितने शब्द मिलते हैं। यहां क्या पूछ रहा है, जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। तो नहीं की यदि बात करें, भूख लगना तो है, निंद्रा भी है और प्यास भी है। तो आकांक्षा क्या होती है, ये अभिप्रेरक नहीं है। तो यह नहीं पूछा जा रहा, तो डी विकल्प क्या हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। और ये 3 विकल्प क्या हो गए साथियों, गलत हो गए, और डी क्या हो गया, सही हो गया। आकांक्षाएं जो होती है, बहुत सारी इच्छाएं आपकी होती है जो जन्मजात नहीं होती है, उन इच्छाओं की पूर्ति आप अर्जन करके कर सकते हैं। तो बिल्कुल अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही जबरदस्त है। संकला अधिगम का संबंध है, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया, संकला अधिगम का संबंध किससे है। देखिएगा बात हो रही संकला अधिगम को लेकर, सोचिए और दिमाग लगाइएगा। संकला अधिगम का संबंध किससे, टोलमैन से है। यदि ये आप विकल्प कह रहे हो टोलमैन है, तो ये आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही होगा या गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। टोलमैन का संबंध किससे है, प्रतीक, चिन्ह और संकेत अधिगम से है। तो ये तो होगा नहीं। यदि आप सोच रहे हो बांडूरा है, तो यह भी विकल्प क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। क्यों, बांडूरा का संबंध सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत,
फिर भी आप उत्तर सोचते हो जीन प्याजे है, तो ये विकल्प ही आपका क्या हो गया? गलत। इसका संबंध संज्ञानात्मक विकास से है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो नैतिकता को लेकर बात की गई। तो अब आप समझ गए होंगे आखिर गेने से या इस गेने से संकला अधिगम का क्या है? संकला अधिगम का संबंध है। एक तरह से ये गेने के जो सिद्धांत है 8 शर्तें बताई, उसी में से एक शर्त किसकी है? गेने ने दी थी। तो 8 शर्तें कौन कौन सी थी? गेने ने बताया संकेत अधिगम, उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, फिर संकला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविवेदन अधिगम, प्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। 8 शर्तें बताई, उसी में से एक शर्त का नाम है संकला अधिगम, जो किसका सिद्धांत है? ये गेने से क्या है? संबंधित है। तो सी विकल्प क्या हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 और 12 हिंदी रूपांतरण है। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 12? शिक्षण की खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो खेल कूद को विशेष महत्व देता है? देखिएगा, यदि सिद्धांत की यदि हम बात करें तो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम हो गया, सिद्धांत नहीं हुआ। तो यह विकल्प क्या हो गया? गलत। शिक्षण का समाजशास्त्रीय सिद्धांत होता है, लेकिन सामाजिकता को लेकर बात कहता है। सामाजिकता को लेकर यह बात कहता है, सामाजिक गतिशीलता को लेकर बात कहता है, तो यह भी बात होगा नहीं। एक तरह से इसका संबंध भी एक तरह से सिद्धांत से नहीं है, शिक्षण के खेल कूद। यदि शिक्षण विधियों की बात करें तो तरीका है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, ये एक तरह से क्या है? तरीका है। तो ये विकल्प भी नहीं होगा। तो शिक्षण की खेल कूद विधियों का जिस सिद्धांत पर आधारित है वो कौन सा सिद्धांत है? वृद्धि और विकास। कौन सा है? वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत है। इस पर क्या है? आधारित है। तो ए विकल्प क्या हो रहा है? सही हो रहा है। क्यों सही हो रहा? कारण सहित अपने क्या की चर्चा की। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 काफी मार्मिक है। प्रत्येक मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को अपने हिसाब से वर्गीकृत किया है। उसी का एक पहलू यहां देखने को मिलेगा। एक शब्द आ गया कोल सैनिक। कोल सैनिक ने किशोरावस्था का आयु काल क्या बताया है? देखिएगा, अपन सामान्य बात करें तो किशोरावस्था का जो समय काल होता है वो ऐसा माना गया 13 से 18 वर्ष। ये एक सामान्य बात है। लेकिन यह बात क्या पूछ रही? कोल सैनिक के अनुसार किशोरावस्था का जो वर्गीकरण होगा, क्या वो 11 से 13 होगा? क्या वो वर्गीकरण 12 से 15 होगा? क्या वो वर्गीकरण 12 से 14 होगा या 12 से 18 होगा? देखिएगा, सामान्य 13 से 18, तो यह विकल्प तो क्या हो गया साथियों? गलत हो गया। और 11 से 13 कहीं उल्लेखित आज तक कोल सैनिक ने नहीं किया है, तो यह भी विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। तो कोल सैनिक का जो वर्गीकरण है वो बी विकल्प क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। जो 12 वर्ष से आपके 15 वर्ष तक का जो समय काल होता है उसे किशोरावस्था का समय काल बताया। बाकी जो विवरण है, कुछ विवरण हर लोग के अनुसार दिए गए, तो बी विकल्प क्या हो गया? सही हो गया। और बाकी का विवरण अन्य मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। गजब का क्वेश्चन है, पिछली भर्ती में पूछा गया और अभी जिन लोगों ने डीएलएड प्री का एग्जाम दिया उसमें भी यह सवाल पूछ लिया गया। देखिएगा, शब्द दिया गया अपसारी चिंतन। तो चिंतन की यदि मैं बात करूं
वैसे तो चिंतन के प्रकारों की यदि बात करें तो चिंतन के 4 प्रकार है। इसके अलावा अन्य चिंतन भी तो होता है। देखिएगा, चिंतन के 4 प्रकार कौन से हैं? एक तो होता प्रत्यक्ष चिंतन। क्या होता? प्रत्यक्ष। एक है कल्पनात्मक चिंतन, एक है प्रत्यय चिंतन, एक है आपके तार्किक चिंतन, एक है आपके अमूर्त चिंतन। तो बहुत सारे क्या हो गए प्रकार बताए। अन्य प्रकारों की यदि हम बात करें तो एक आता अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। एक आता अवसारी चिंतन, जो आपके सामने है, अवसारी चिंतन। तब यहां जो सवाल पूछा गया वो है क्या? देखिए, सारे चिंतनों को समझना होगा। जब आपके सामने कोई वस्तु है, उसके बारे में आप सोचते हो, तो प्रत्येक चिंतन है, स्थूल चिंतन है, जो अधम कोटि के मंद बुद्धि अनपढ़ व्यक्ति भी इसको कर सकते हैं। कल्पनात्मक चिंतन में काव्य शास्त्र की रचना करते हो, कविताएं पाठ करते हो। प्रत्यय चिंतन जो कि अनुभव पर आधारित है, प्रत्ययों का निर्माण करते हो। तार्किक चिंतन कार्य कारण में संबंध बताकर किस चीज के बारे में सोचते हो। अमूर्त चिंतन जो सामने नहीं, उसके बारे में आप सोचते हो। अब आपका आया अभिसारी चिंतन, जो आपकी बुद्धि से संबंधित है। किससे है? आपकी बुद्धि से है। और यहां पर क्या पूछा जा रहा है? अभिसारी नहीं पूछा, तो इसका अर्थ तो आप समझ गए हैं। तो अब यह पूछा गया अवसारी चिंतन का संबंध जो होता है साथियों, यह बुद्धि से नहीं होगा। इसका संबंध कहां से होगा? सृजनात्मकता से होगा। तो बुद्धि का विकल्प होगा नहीं, आयु है नहीं, सभी होगा नहीं। तो अवसारी चिंतन एक तरह से सृजनात्मक चिंतन से संबंधित है, और सृजनात्मक चिंतन को कल्पनात्मक चिंतन भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही जबरदस्त है। देखिएगा, आप सोच रहे हैं कि सर सारे ही क्वेश्चन जबरदस्त है। देखिएगा, सारे क्वेश्चन जबरदस्त में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य की यदि हम बात करते हैं, अब सीधे सीधे मनोविज्ञान से सवाल नहीं आते हैं। अब अप्लाइड क्वेश्चन आने लग गए हैं, थोड़ा सा घुमा के पूछने लग गए। तो सीधे सीधे नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मौलिक व्यवहारवादी के रूप में क्या है? वर्णित है, या जिसे ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो मौलिक व्यवहारवाद को विशेष महत्व देता है? यह बात पूछी जा रही। पावलो होगा, वार्सन होगा, बंडूरा हुआ, स्किनर होगा। देखिएगा, मौलिक और साथ में व्यवहारवादी। पहले तो ये चारों ही क्या है? व्यवहारवादी है। तो आप टेंशन में हो। तो ये मौलिक क्या होता है? जहां से कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होता, वो क्या होता है? मौलिक होता है। तो देखिएगा, पावलो है, इसका संबंध शास्त्रीय अनुबंधन से है। कौन सा अनुबंधन से है? शास्त्रीय अनुबंधन से है। तो यह विकल्प तो होगा नहीं। वार्टन जो है, यह व्यवहारवाद का जनक कहलाता है। व्यवहारवाद का क्या है? लेकिन मौलिकता को लेकर कोई बात नहीं करता है। बांडूरा जो है, सामाजिक अधिगम को लेकर बात करता है। किसको लेकर बात करता है? सामाजिक अधिगम को लेकर करता। तो यह विकल्प भी होगा नहीं। तो बचा क्या आपके सामने? स्किनर ही वो शख्सियत है जिसे मौलिक व्यवहारवादी के रूप में पहचान मिली है। तो डी विकल्प क्या हो रहा साथियों? सही हो रहा है। क्यों हो रहा है? कारण सहित इस चीज का हमने क्या किया? पुष्टि की। क्योंकि स्किनर जिसने क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया, करके देखो, करके सीखो। जब आप कोई चीज करके सीखते हो, वो आपकी खुद की मौलिक होती है। उस समस्या का समाधान आप मौलिक रूप से करते हो। तो डी विकल्प क्या हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? आपकी मोबाइल के स्क्रीन पे देखिएगा। शिक्षण की क्रियाओं की एक विधि जो सीखने के लिए उत्सुकता जागृत करती है। देखिए, वापस सुनिए।
शिक्षण की क्रियाओं की एक विधि है, यानी अध्ययन अध्यापन की एक विधि होती है, और जो सीखने के लिए व्यक्ति को क्या करता है, उत्सुक बनाए रखती है। तो ये कथन किसने कहा? क्या ये कथन हिल्गार्ड ने कहा, B.O. स्मिथ ने कहा, क्रोवेक्रो ने कहा, या थॉर्नडाइक ने ये कथन कहा? चारों विकल्प पर चर्चा करोगे तो उत्तर तक आप पहुंचोगे। देखिएगा, किसने ये कथन कहा कि शिक्षण की क्रियाओं की एक विधि होती है जो सीखने के लिए व्यक्तियों को उत्साह बनाए रखती है या उत्साह को जागृत करती है। यदि आप सोचते हो हिल्गार्ड, तो होगा नहीं, क्योंकि इसने तो थ्योरीज ऑफ लर्निंग को लेकर चर्चा की है। थ्योरीज ऑफ लर्निंग ये एक पुस्तक का नाम है जो कि हिल्गार्ड ने लिखी है। फिर यदि आप सोचते हो क्रोवेक्रो, तो क्रोवेक्रो भी नहीं होगा, इसने शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर भी कथन कहा। और अधिगम के अंदर क्या कहता है? आदत, ज्ञान वे अभिवृत्ति का अर्जन है। अभिवृत्ति का क्या है? अर्जन है। तो इस व्यक्ति का भी ये विकल्प होगा नहीं। यदि थॉर्नडाइक की ये बात करते हो तो इसने लिखा है अनुक्रिया का चयन करके उत्तेजना से जोड़ना है। उत्तेजना से जोड़ना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ये कौन कहता है? थॉर्नडाइक कहता है। तो इसका मतलब ये विकल्प भी गलत हो गया। तो ये भी गलत हो गया, क्रोवेक्रो भी गलत हो गया, हिल्गार्ड भी गलत हो गया। तो ये कथन किसने कहा था? ये कथन आपके B.O. स्मिथ के द्वारा कहा गया। क्या कहा गया? शिक्षण की क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता को जागृत रखती है या बनाए रखती है। क्यों भी सही हुआ? कारण सहित हमने इस तथ्य की जानकारी इकट्ठा की और आप तक पहुंचाई है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सिल्वर मैन, मैन तो कई प्रकार के होते हैं, यहां क्या पूछा जा रहा है? सिल्वर मैन के अनुसार संवेग की कौन सी विशेषता नहीं है? देखिएगा, सिल्वर मैन ने संवेगों को लेकर कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो इनमें से कौन सी विशेषता क्या है? नहीं है। यह सवाल पूछा गया है। किसकी? संवेग की। देखिएगा, संवेग सतत है, संवेग संचय है, संवेग विकिरण पर आधारित है, या संवेग की प्रकृति कभी कभार प्रेरक होती। यदि आप को अच्छे से पता है कि संवेग है क्या, तब तो आप क्या कर दोगे? उत्तर दे दोगे। देखिए, साधारण बातों में हम बात करते हैं संवेग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं साथियों? इमोशन कहते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? संवेग को क्या कहते हैं? इमोशन। और ये इमोशन जो शब्द है ये लैटिन भाषा के इमोवर से निकला है। किससे निकला है? इमोवेयर से निकला है। और इस इमोवेयर का अर्थ क्या है? व्यक्ति की उत्तेजित दशा। तो एक तरह से व्यक्ति की उत्तेजित दशा क्या कहलाती? संवेग कहलाती। अब आप यहां विकल्प पे पहुंच जाओगे बिल्कुल उत्तर तक कि कौन सी विशेषता संवेग की नहीं है। जब व्यक्ति उत्तेजित होता है तो संवेग सतत गति से चलते हैं, तो यह विशेषता तो संवेग की है। जब व्यक्ति उत्तेजित होता है तो संवेग एक जगह आकर संचित हो जाते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कई बार सोचने लगता है। तो यह भी विशेषता है। संवेग विकिरण पर आधारित है, परिस्थितियों पर आधारित है, तो यह भी विशेषता है। क्या संवेग कभी कभी आपको प्रेरित करते हैं? कभी कभार। एक बात बताइए, आपको क्रोध आ रहा है तो आप पढ़ोगे क्या? आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा क्या? नहीं करेगा। आप रो रहे हो और आपको कोई बहुत बड़ी चीज दे दे तो आप क्या हंसोगे क्या? संवेग तो आपको क्या आ रहा है? आपके करोड़ भाव को लेकर चीजें हो रही है। तो देखिएगा,
संदेह कभी कभार प्रेरक होते, ये जो विकल्प है ये गलत हो गया, कभी प्रेरक के रूप में नहीं होते। तो डी विकल्प क्या हो गया साथियों, गलत हो गया। क्यों हो गया, सारी बातों की आपने और हमने क्या की, चर्चा की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं क्या करता है, प्रस्फुटित करता है। तो यह कथन किसका है, हरलोक का है, मुनरो का है, जेम्स ड्रेवर का या मैकडूगल का है। देखिएगा, हर विकल्प पर चर्चा कीजिए। मैकडूगल ने क्या कहा, अभिप्रेरणा वे शारीरिक मनोवैज्ञानिक दशाएं जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो क्या कहता है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो व्यक्ति को कार्य के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। यह कथन तो किसका है, मैकडूगल का। क्या यहां योग्यता और प्रस्फुटित को लेकर कोई बात हो रही है, पता पड़ रहा आपको विकास को लेकर कथन है, तो ये तो अभिप्रेरणा पर आधारित कथन है, तो ये विकल्प क्या हो गया, गलत। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान बताया, तो ये विकास को लेकर ये भी कथन नहीं है, तो ये विकल्प भी क्या हो गया, गलत। मुनरो जो था, कहते हैं ना मुन्ना भाई रो, इसने क्रियात्मक अनुसंधान को लेकर कथन गई, क्रियात्मक अनुसंधान को लेकर क्या कहा, कथन का कि विद्यालय की कार्य प्रणाली को प्रभावी बनाना है। तो आपके सामने जो बचा है वो क्या बचा है, हरलोक बचा है। यही तो कथन क्या है, सही है। हरलोक नाम के व्यक्ति ने ये बात कही है कि विकास व्यक्ति की नवीन विशेषताएं होती है जो व्यक्ति में किसी ना किसी योग्यता का प्रस्फुटन करती है। तो ए विकल्प क्या हो गया साथियों, सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन, बी.एफ. स्किनर, ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है, कब होता है, परिपक्वता के फलस्वरूप होता है, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप होता है, व्याकरण और प्रशिक्षण के फलस्वरूप होता है, या अनुकरण और प्रबलन के फलस्वरूप होता है। देखिएगा, बच्चों में भाषा का विकास, आप छोटे थे, जैसे जैसे आप बड़े हुए आप में क्या आई, भाषा पर पकड़ आई, तो समझ गए होंगे उत्तर क्या होगा। आप परिपक्व हुए और परिपक्वता के फलस्वरूप बच्चों में किसका विकास होता है, भाषाओं का विकास होता है। ए विकल्प सही है। जन्मजात क्षमता के फलस्वरूप, क्या जन्म से आपने जो योग्यता थी क्या जन्म से ही बोलने लग गए, नहीं है ये, तो ये क्या हो गया, गलत। क्या जन्म से ही आपको कोई व्याकरण की शिक्षा देता है, व्याकरण की शिक्षा से शुद्ध अशुद्ध का विकास होता है, भाषा को लेकर कई तरह की क्रियाकलाप नहीं बताया गया। और अनुकरण और प्रबलन से आप गलत भी तो उच्चारण कर सकते हो, तो ये भी होगा नहीं। तो आप जैसे जैसे बड़े होंगे, समझदार होंगे, क्या सही है क्या गलत है, तर्क आप में विकसित होगा, तो भाषा का स्वतः ही क्या होगा, विकास होगा। तो ए विकल्प क्यों सही है, कारण सहित आपने और हमने चर्चा करके उत्तर तक पहुंचे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा। कौन सा शिक्षाविद जो रचनावादी दृष्टिकोण को स्वीकार ही नहीं करता है, इनमें से ऐसा कौन सा शिक्षक है जो रचनावाद को स्वीकार नहीं करता। देखिएगा, वाटसन तो स्वीकार करता है, पियाजे ने भी ज्ञानात्मकता को लेकर बात की, स्वीकार करता है, और ब्रूनर भी संपत्ति को लेकर बात करता है। तो आंसर क्या है, वाइकोतोस्की नाम का व्यक्ति जो है वो रचनावादी दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करता है।
तो बिल्कुल साथियों, आपको ये मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपने मित्रों, दोस्तों और जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला जो विद्यार्थी है, कौन सी शिक्षक भर्ती, तो उसको एक बार जरूर उदयपुर के सिरजी स्टडी सेंटर के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़िएगा और अपना ध्यान रखिएगा, निरंतर अध्ययन कीजिएगा। क्योंकि यदि आपको जीवन में सफल होना है तो आपको खुद को जागृत ही होना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।